नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में आज मेरठ की वारदात सामने आ रही है, जहां पर पत्थर दिल इंसान की भी रूह कांप उठी है। विजयपाल सिंह, उसके गुर्गों ने एक दलित मजदूर के पैरों में कीले ठोकी, फिर तड़पा कर उसकी हत्या की गई और लाश को एक पेड़ पर टांग दिया गया। वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठाए ही और साथ ही उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में यूपी में कानून का राज नहीं है। बकाया पैसे का तकादा करने पर दबंग पूर्व प्रधान ने दलित राजमिस्त्री को बंधक बनाकर यातनाएं दी और फिर कत्ल करके उसकी लाश को पेड़ पर टांग दी। सवाल है, क्या यूपी में पुलिस और कानून का इकबाल वाकई गिर चुका है? क्योंकि ये घटना यही बयां कर रही है कि वाकई कानून का इकबाल गिर चुका है या ये कहा जाए कि खत्म हो चुका है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इस पूरी घटना और वारदात से रूबरू कराते हैं और इसी मुद्दे को लेकर आज जनहित में चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश में कहने को तो कानून है, पुलिस है, प्रशासनिक अफसर, अपराधियों को सजा देने के लिए कोर्ट कचहरी है, लेकिन फिर भी अपराधी अपराध करने से ना डरें तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कानून कहां है। यूपी के मेरठ जिले में एक दलित ठेकेदार की बकाया पैसे मांगने पर बांध कर पिटाई की गई, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, गोली भी मारी गई। इससे भी मन नहीं भरा तो गला दबाकर हत्या कर दी गई और 100 पेड़ पर टांग दिया गया। बीभत्स हत्याकांड को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस हत्याकांड ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरठ जिले के इचौली थाना क्षेत्र के साधारणपुर गांव निवासी दलित इंद्रशेखर पेशे से राजमिस्त्री थे। उनके बेटे वंशप्रिय के मुताबिक पिता परीक्षितगढ़ के धनपुरा गांव में पिछले 1 साल से किसान विजयपाल सिंह के मकान का निर्माण कर रहे थे। विजयपाल सिंह पर मजदूरी के 2.5 लाख रुपए बकाया थे। इंद्रशेखर से फोन पर कई बार बहस हुई थी। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों इंद्रशेखर और विजय सिंह के बीच पैसे की बात को लेकर विवाद हुआ था। पैसा मांगने पर विजयपाल ने इंद्रशेखर के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था। इस दौरान उसने जान से मार डालने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद मामले में समझौता हो गया। 25 अक्टूबर की दोपहर भुगतान के लिए बैंक से पैसा निकालने की बात कहकर विजयपाल सिंह और उसके साथी इंद्रशेखर को अपने साथ ले गए थे। शाम तक इंद्रशेखर अपने घर नहीं लौटे। भाई जब तलाश करता हुआ खेतों तक पहुंचा और देखा कि कई लोगों के साथ मिलकर विजयपाल सिंह हाथ बांधकर इंद्रशेखर की पिटाई कर रहा था। परिजनों ने वापस गांव भागकर परिवार और पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस पहुंची तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। जानकारी के मुताबिक मृतक के दोनों हाथ पीठ की ओर रस्सी से बंधे हुए थे, जिसके बाद उसकी बर्बरता से पिटाई की गई। पैर में कील भी ठोकी गई थी। पुलिस के मुताबिक उसके पैर में गोली भी मारी गई थी। इंद्रशेखर के शव की छाती पर भी खून के निशान मिले हैं। मेरठ पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन घटना ने आरोपियों के अंदर यूपी पुलिस के डर को खत्म और लचर कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तस्वीर विभत्स है और इसीलिए ये जनहित का मुद्दा है और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन विभत्स तस्वीर को देखकर भी क्या कानून व्यवस्था जो सुदृढ़ होने का दावा किया जाता है, या ये कहा जाए जो प्रशासनिक अमला अपनी जिम्मेदारी को लेकर अंधा बना बैठा हुआ है, वो क्या इस विभत्स तस्वीर को देखकर जागेगा? क्या कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद होगा? क्योंकि ऐसी तस्वीर सिर्फ हम फिल्मों में देखते थे या जमीनी हकीकत से कोसों दूर हुआ करती थी ऐसी तस्वीरें, जो आज ये मेरठ से घटना सामने आ रही है और ये घटना सवाल उठा रही है कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये कि इंसानियत
को भी शर्मसार कर देने वाली तस्वीर ये सामने आ रही है। और ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंसानियत भी आज मर चुकी है। और यही तस्वीर ये बयां कर रही है कि किस तरीके से शव के साथ उसे पेड़ से बांधा गया, कीलें ठोकी गई और यातनाएं दी गई। सिर्फ पैसे के लेन देन का सवाल था। इतनी विभत्स तस्वीर, क्या अब जागेगा प्रशासन? हमारे साथ हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं। दर्शकों की राय भी ऐसे मामले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। राजू शर्मा का रुख करेंगे। राजू शर्मा, मेरठ की ये तस्वीर, विभत्स तस्वीर सामने आ रही है, क्या प्रशासनिक अमला अब हरकत में आया? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, जो है मेरठ का मामला सामने आया, दिल को झकझोर देने वाला है मामला है, क्योंकि मात्र पैसे न देने की वजह से एक राजमिस्त्री की गोली मारकर और फिर उसे फांसी पर लटकाकर हत्या कर देना कहीं ना कहीं ये बड़ा एक जो जघन्य अपराध है, और कहीं ना कहीं इंसानियत पर भी ये पूरा मामला सवाल खड़े करता है। अब इस पूरे मामले में जो मेरठ प्रशासन है वो लगातार अपराधियों की धरपकड़ में लगा हुआ है, आरोपियों की, और अब तक पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। वहीं अभी 2-3 अन्य जो लोग हैं वो बताए गए हैं वो फिलहाल फरार है, और पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। जी सुनिए, इस घटना को घटित होने से पहले क्या कार्यशैली थी, क्या भूमिका थी प्रशासनिक अमले की? राजू, देखिए बिल्कुल, जब ये घटना हुई तो पहले तो इसे मामूली रूप से घटना को देखा गया, लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो इस घटना से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि जो मृतक है वो एक राजमिस्त्री था, और विजयपाल जिसके मकान में निर्माण कर रहा था, पिछले 6 महीनों से वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था, और जब राजमिस्त्री द्वारा मकान के मालिक यानी कि विजयपाल से काम करने की जो उसके मजदूरी थी वो मांगी गई, तो उल्टा उसने उसे धमकाते हुए वहां से भगा दिया। जब उसने ज्यादा तकादा किया तो उसे एक जंगल में ले गया, वहां पर पहले उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई, गोली तक उसको मार दी गई, और उसके बाद फांसी पर लटका दिया और एक आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। लेकिन पूरा मामला जब खुला तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बताया ये भी गया है कि आरोपी विजयपाल ने, जो मृतक है राजमिस्त्री, उसके पैरों में कील तक ठोकी गई थी। कील ठोकने की भी बात भी सामने आ रही है, लेकिन हालांकि पुलिस जो है इस बात से क्या राजू, आरोपी विजयपाल जो कि पैसे का लेन देन का मामला बताया जा रहा है, मजदूरी मांग रहा था ये शख्स, और उसी का खामियाजा इसको अपनी जान देकर चुकाना पड़ा, क्या आरोपी विजयपाल की अभी तक गिरफ्तारी हो पाई है या महज जांच कर खाना पूर्ति की जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं सोनी कि जो विजयपाल है, विजयपाल को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि बताया गया है कि विजयपाल के द्वारा ही पुलिस और परिजनों को फोन किया गया। बताया गया कि जो राजमिस्त्री है उसने आत्महत्या कर ली है, और उसका जो शव है वहां पर एक जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला हुआ है। लेकिन जब मौके पर पुलिस पहुंची और पूरी जांच पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि पैसे लेन देन के विवाद को लेकर विजयपाल ने ही राजमिस्त्री की हत्या कर दी और उसे पेड़ से लटकाकर आत्महत्या के रूप में दर्शाने का प्रयास किया। फिर पुलिस ने उसे जो है गिरफ्तार करके थाने ले गई, और सख्ती से पूछताछ करने पर पता चला कि गांव के ही अन्य 4-5 अन्य लोगों के साथ मिलकर विजयपाल ने ही इस जघन्य जो अपराध है उसे अंजाम दिया और आत्महत्या में तब्दील करने का प्रयास किया। बिल्कुल, इससे पूरा ये कहा जाए एकदम फिल्मी अंदाज में पूरा घटना को अंजाम दिया गया आरोपी विजयपाल की तरफ से, जिसका घर बनाए जाने का काम कर रहा था ये शख्स, जिसको मौत के घाट उतार दिया गया। और कसूर क्या था इस शख्स का? सिर्फ इतना कि इसने अपने मजदूरी के पैसे मांगे थे। एक दर्शक इसी बीच जुड़ चुके हैं, मेरठ से अली जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि पूरे प्रदेश में ये जो जगह जगह हत्याएं हो रही हैं जी, इसके अंदर तो सोचने वाली बात है, जनता को सोचने वाली बात है कि कब तक जनता ये बर्दाश्त करेगी कि हर शहर में, हर जिले में अत्याचार हो रहे हैं। और योगी जी की सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल बेहतरीन है यूपी में, यहाँ कोई गलत काम नहीं हो रहा। क्या यह सही है?
बिल्कुल, कब तक ये आम जनता बर्दाश्त करती रहेगी, ये बेहद अहम सवाल है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अवनीश काजला जिलाध्यक्ष हैं, कांग्रेस से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस चर्चा में शामिल हैं। स्वागत है आपका। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अंकित चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अंकित जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं क्योंकि सत्ता आपकी है और लगातार आम जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त करते रहेंगे। मेरठ की ये जो घटना सामने आई है, ये वाकई कई सवाल खड़े कर रही है और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। हम सिर्फ महज फिल्मों में देखते थे ऐसी घटनाएं कि इस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया और इसे आत्महत्या की साजिश के तहत यह सब कुछ किया गया, और अब ये हकीकत में होने लग गया है। क्या कहेंगे? ये जो घटना हुई है ये अत्यंत दर्दनाक और पीड़ादायक है जी, और उसकी भारतीय जनता पार्टी घोर रूप से निंदा करती है, पहली चीज। लेकिन ये जो घटना हुई है ये किसी भी व्यक्ति की मानसिकता की क्रूरता क्या है वो दर्शाती है। और आप देखिए कि सरकार का कितना जबरदस्त हाथों हाथ मौके से आरोपी को पकड़ लिया है, बाकी लोगों की तलाश में है। दूसरा, लगातार आप देख रहे होंगे अभी अली जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इतनी घटनाएं हो रही हैं। अगर आप पूरे विश्व में देखें तो उत्तर प्रदेश क्राइम को कंट्रोल करने में नंबर 1 प्रदेश है। कहां पर नंबर 1 है? अंकित जी, हमें दिखा सकते हैं कहां पर? कागजी आंकड़े आप नंबर 1 बता रहे हैं। मैं कागजी आंकड़े नहीं, मैं डाटा आपको प्रोवाइड करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में। दूसरा, आप ये देखिए इसमें जो घटना हुई है इसमें हम बिल्कुल नहीं कहते कि ये घटना हुई है और बिल्कुल गलत हुई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति उनके पूरे परिवार के साथ खड़ा है दुख में, और उनकी क्या मदद हो सकती है, अन्य लोग जो इसमें हो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सब सलाखों के पीछे जाएंगे, सब पे कठोरतम कार्रवाई होगी ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो पाए। चलिए, पिछले कुछ अरसे से देखा गया है अंकित जी कि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हर दूसरे चौथे ऐसी घटना सामने आ रही है कि मजबूरन ये कहा जाए, कागजी आंकड़े आपके कुछ भी बयां कर रहे हों लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि कानूनी इकबाल अगर बुलंद होता तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते, जो इतनी बेबाकी के साथ बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। ये निंदा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन निंदा करने से क्या इन घटनाओं में कमी आएगी? अंकित जी, निंदा करने से इन घटनाओं में कमी आएगी क्या? ना सोनी जी, जी, हम ये नहीं कहते कि हमारी करनी और कथनी में बिल्कुल अंतर नहीं है। आप देखें उत्तर प्रदेश में बड़ा कोई भी बदमाश हो, वो सब या तो जेल के सलाखों पे है या फिर अपने अपने घर ऊपर पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आज एक भी बड़ा माफिया बताएं आप, जो उत्तर प्रदेश में खुल के किसी भी व्यक्ति को परेशान कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करते हैं, उत्तर प्रदेश अच्छी बात है, एक माफिया को आप लोग एनकाउंटर में मार देते हैं और 3 माफियाओं का जन्म हो जाता है, ये भी एग्जाम्पल के तौर पर सामने है। और लगातार प्रशासनिक अमले की कार्यशैली को लेकर किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा गंभीरता से नजर डालनी होगी और सोचना होगा कि आखिर कानून व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जा सके। और इसीलिए हम इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं और इस पर हम चर्चा करते हैं। उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि शासन स्तर पर थोड़ी सी गंभीरता बढ़ती जाए। अगर आम जनता, आम जनमानस की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए इस प्रशासनिक संगठन का गठन किया गया है, तो मुझे लगता है यह जिम्मेदारी उसी भाव से होनी चाहिए और निभानी चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अवनीश काजला जी, आपका रुख करेंगे। मेरठ से यह घटना सामने आ रही है, फिल्मी अंदाज में जिस तरीके से अंजाम दिया गया, इसे क्या कहेंगे? कानून का इकबाल बुलंद है? देखिए, अगर कानून का इकबाल बुलंद होता तो इस तरीके की घटनाएं आम नहीं होती। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी लगातार मेरठ में तमाम ऐसी घटनाएं, रोज अखबार अगर आप खोलोगे तो कहीं लूट, कहीं कत्ल, कहीं डकैती, तो ये तमाम अपराध जो जिस तरीके से बढ़ रहे हैं। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि कानून का राज होगा, हमारे उत्तर प्रदेश के माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ दें, लेकिन है क्या?
सरकार का कभी इन जितने भी अपराधी हैं कहीं भी उन पे अंकुश नजर नहीं आता, उनके अंदर डर या भय नजर नहीं आता, तभी वे खुलेआम इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बड़े ही दर्दनाक घटना है। अगर कानून, उत्तर प्रदेश में कानून का राज होता तो रोज इस तरीके की घटनाएं हमारे और आपके बीच में सामने नहीं आती। आज इस घटना पर चर्चा करने के लिए हमारे आप लोग बीच में नहीं होते। तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि कानून का डर जनता के उसमें क्यों खत्म होता जा रहा है अपराधियों के मन से। बिल्कुल। राजू शर्मा हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजू, जैसा कि आपने बताया कि अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी देखा जाए, इसी बीच एक दर्शक हैं, पहले राय साझा कर लेते हैं। बाबूराम दर्शक जुड़े हुए हैं कानपुर से, राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करते हैं। राजू, शुक्रिया। बाबूराम जी अपनी राय साझा कर सकते हैं, स्वागत है आपका। तो ये जो हमारी अपनी, मान लिया हम अपना कोई चीज प्रसारण कराना चाहें तो प्रसारित हो सकती है इस पे। बिल्कुल। ये विज्ञापन विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं और नंबर भी फ्लैश होते रहते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर इस मुद्दे पर आपको कोई राय साझा करनी है तो कर सकते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शक इस मुद्दे पर अपनी राय साझा कर सकते हैं। गिरीश शुक्ला अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस देश से गांधीवाद को धीरे धीरे मिटाया गया, जिस देश से नेहरूवाद को धीरे धीरे मिटाया गया, पंचशील के सिद्धांत, शांति दूत, भारत के आधुनिक भारत के निर्माता, उनका नाम लेना तक मोदी को सरकार को मुनासिब नहीं है। कभी उनके जन्मदिन पर, मरण दिन पर भी एक माला के स्वीकार उन्होंने नहीं हुई। तो उस देश में हम ये जो दिन भर बाबाओं के प्रचार, राजाओं महाराजाओं की तारीफें, कहानियां सुनाई जाती हैं और क्रांतिकारियों की कहानियां सुनाई जाती हैं, कभी भी शांति के लोगों की कहानियां नहीं सुनाई जाती हैं। देश के अंदर राजनीतिक माहौल बनाने के लिए अपना इन्होंने राजतंत्र का पूरा स्थापना कर दिया है। जो मानसिकता है मनुष्य की वो राजतंत्र में कन्वर्ट हो गई है। इन्हें गुरुकुल की शिक्षा अच्छी लगती है, इन्हें बाबा महात्मा अच्छे लगते हैं, सारे महात्मा महाराज हो गए हैं, साधु संत कोई नहीं बचा, अब महात्मा महाराज हो गए हैं। तो जब सब राजा महाराजा हो गए हैं तो देश में यही होगा, आगे चलकर नेताओं के साथ भी यही होगा। बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं गिरीश जी आपकी राय से। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक विनोद यादव जुड़े हुए हैं जौनपुर से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं विनोद जी। मैडम मैं ये बोल रहा हूँ जी, ये जो मजदूर मजदूरी मांगने जाता है, हत्या कर दी जाती है, तो ये कौन करता है? जिसके घर में ये अपराधी हैं, जो अपराध को अंजाम देता है वो अपराधी ही कहलाता है, वो कोई भी हो हमारे नजरिए से। तो उसके अगेंस्ट में एक्शन क्यों नहीं होता? बिल्कुल, मंत्री जी जहाँ होता है वहाँ बोलते हैं कि हम 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हो। 0 टॉलरेंस का मीनिंग क्या है? मतलब 100 उसको कर दो। बिल्कुल आपका सवाल जायज है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। मुमताज आलम जी सपा प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समाज सेवी परमित जॉनसन भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका भी बहुत बहुत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुमताज जी आपका रुख करेंगे। राजू से हमारा सवाल था। राजू, इस मामले को लेकर 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और किस तरीके की कार्रवाई होती नजर आ रही है इस मामले में? चलिए राजू से संपर्क होता है तो वापस से अपडेट लेंगे इस मामले को लेकर। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुमताज आलम जी का रुख कर लेते हैं। मुमताज जी, मेरठ की ये जो घटना सामने आ रही है, राजनैतिक तंत्र की बलि आखिर कब तक ये समाज के लोग चढ़ते रहेंगे? ऐसे तो राजनीतिक दल पिछड़ा जाति जनजाति का बखान करती हैं और चिल्लाती हैं, जब चुनावी माहौल आता है तो इसी के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करती हैं, और ये घटना बहुत कुछ बयां कर रही है। मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी का जो राम राज्य की व्याख्या की थी और राम राज्य इन्होंने बताने की बात की थी, ये इनके मुंह पे कलंक है। ये झूठे लोग हैं। लोकतंत्र के अंदर जिस तरीके से ये काम हो रहे हैं, और इन्होंने कहा था कि हम राम राज्य कायम करेंगे। क्या राम राज्य इसे ही कहते हैं कि एक मजदूर अपनी मजदूरी मांगने जाता है तो उसका कत्ल करके उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है? कहाँ है योगी जी? कहाँ है पुलिस के कप्तान? कहाँ है डीजीपी साहब जो बात बात पे बिल्डोजर लेके घरों को तहस नहस कर देते थे? क्या इनके अंदर बिल्कुल भी नैतिकता नहीं बची? क्या एक गरीब व्यक्ति की जान की कीमत सिर्फ इतनी सी है कि उसकी एक मजदूरी मांगने पर उसकी जान ले ली जाती है?
अगर योगी जी को और योगी जी की पुलिस को शर्म बची हुई है तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आज मेरठ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी जनपद उठा लीजिए, वहां पर लूट, हत्या, डकैती, छिनेती कुछ बाकी नहीं है। सारे अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर चरम पर है। लेकिन ये अपनी झूठी मीडिया के द्वारा और झूठे प्रोपेगेंडा के द्वारा ये बार बार बताते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित किया है। इनका कोई राम राज्य नहीं है, ये सरकार में रहने के लायक लोग नहीं है। और 2024 में लोकसभा चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। चलिए, 2024 की भी चिंता है इस मामले में राजनीतिक दलों को, अच्छी बात है। कितने संजीदा हैं आप लोग अपनी कुर्सी को लेकर कि यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। कानून व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ बनाया जा सके, बजाय इसके आप लोग राजनीति करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ अवनीश जी, माफ कीजिएगा अंकित जी, आपने सुना मुमताज आलम जी को कि राम राज्य है, ये कौन सा राज्य चल रहा है, क्योंकि राम ने भी मर्यादित रहना सिखाया था और कृष्ण अवतार में कृष्ण ने भी मर्यादा को सीखना सिखाया था। तो रहते कैसे हैं, कहते हैं रहना और सीखना, ये दोनों ही चीजें मर्यादित होनी चाहिए। ये कौन सा राम राज्य है? सोनी जी, जैसे समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा, इन्हें ध्यान नहीं है। लगातार जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है तो उत्तर प्रदेश में चाहे दंगे हो, मुलायम सिंह यादव, अतीक अहमद जैसे कुत्ते घुमाने का काम करते थे, ये उन पार्टी के लोग हैं। दूसरा, लगातार आप देखो, चाहे वो 2014 का दंगा हो उत्तर प्रदेश में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत है दंगाई की कोई इंटर भी फैक्टर मार दे? आप देखें, पूरी कमर तोड़ रखी है क्राइम की। और रही बात ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, सोनी जी, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है? और मेरा पड़ोसी जिसके खिलाफ आज तक एक साथ सोने का मुकदमा भी नहीं है, और अगर वो ऐसी घटना कर जाए तो इस पर शासन प्रशासन क्या करे? रही बात लगातार मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी के साथ लगातार हर दूसरे या तीसरे दिन मैक्सिमम प्रत्येक जिलों की कप्तान और डीएम के साथ बैठक करते हैं, वर्चुअल बैठक करते हैं और लगातार कानूनी व्यवस्था पे सारी चीजें पूछते हैं कि जिले वाइज क्या चल रहा है। ठीक है, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं अंकित जी, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव हर जगह नहीं जा सकते, किसी भी घटना स्थल पर पहुंचकर उस घटना को नहीं समझ सकते और ना निपटारा कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रशासनिक अमले को लेकर इसीलिए सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि अगर तहरीर थाने में दी गई तो ये प्रशासनिक अमला सुनने को तैयार नहीं होता। ऐसा क्यों? हो सकता है सोनी जी कोई एक आध जगह, वरना उत्तर प्रदेश में महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ थाने में जाए हुए कोई आदमी तहरीर दे पीड़ित पक्ष और उस पर सुनवाई नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। और यदि ऐसा हम तो हर दूसरे दिन ऐसी ही खबर पढ़ते हैं। अब खबर लिखने वाले कई बार सोनी जी ऐसा हो सकता है, लेकिन साफ निर्देश है जो भी पीड़ित थाने में जाए उससे अच्छा व्यवहार करके उसकी तहरीर ली जाए, उसमें पूर्ण तरह से जांच करी जाए। सोनी जी, ऐसा भी होता है कई बार, आप मेरे खिलाफ, जब मैं आपके खिलाफ किसी रंजिशन कोई तहरीर दे दे, उसमें आप इन्वॉल्व ना हो, मैं इन्वॉल्व ना हूं, जांच एक प्रक्रिया है भाई। संविधान में, कानून में पहले जांच होगी, उसके बाद दोष करार होगा। तो ये सब चीजें चलती है। इसमें विपक्ष क्या मुद्दा उठाता है और क्या देखते हैं राम राज्य की बात। आज आप देखें उत्तर प्रदेश में चारों तरफ देखें राम राज्य तो है, सब लोग आराम से जी रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह बाहर से लोग बाग व्यापार करने उत्तर प्रदेश की तरफ इसे तो कतई राम राज्य नहीं कहा जा सकता। अंकित जी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि आप इसको राम राज्य कह रहे हैं। हर दूसरे दिन बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, हर तीसरे दिन एक हत्या की खबर सामने आ रही है, और कई बार जब यहाँ पर दुष्कर्म हो जाता है और पीड़िता थाने में जाती है तो दारोगा बलात्कार करते हैं, और वो भी बातों के जरिए। तो ऐसी तस्वीरों पर न जाने कितनी बार हम सवाल भी पूछ चुके हैं और न जाने कितनी बार हम डिबेट कर चुके हैं। तो इस बात से तो हम कतई इत्तेफाक नहीं रखते कि आप कह रहे हैं कि राम राज्य है। राम राज्य में ऐसा नहीं होता है कि कोई भी अपनी मजदूरी मांगने जाए और उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमीत जॉनसन, आपका रुख करेंगे वापस से। परमीत जी, मेरठ से जो घटना सामने आ रही है, आपकी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर, और क्या कानून व्यवस्था सुदृढ़ है? अनम्यूट करिएगा परमीत जी। हमारे साथ वंश जुड़े हुए हैं जो कि मृतक के बेटे हैं।
हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीड़ित वंश, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये घटना जो सामने आ रही है, आपसे जानना चाहते हैं कि मजदूरी मांगने के लिए गए हुए थे और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया आपके पिता को। वंश, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आपसे जानना चाहते हैं क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? ये 25 तारीख की घटना है और इस तरह उन जहाँ काम करते थे उसमें पैसे मांगने के एवज में जो हमारा बकाया था, बकाया मांगने पर उन हत्यारों ने और दोषियों ने जो है पिताजी की हत्या कर दी और हत्या करके उनका शव पेड़ पर टांग दिया। और इसकी जानकारी उन्होंने पर्सनल पुलिस वालों के नंबर पर फोन करके दोषियों ने खुद सूचना दी कि आपके फलाने व्यक्ति को वहाँ पेड़ पर टांग दिया और उठा के ले आए। पुलिस कर्मियों की मिलीभगत थी वंश इसमें? हाँ, इसमें पुलिस कर्मियों का पूर्ण रूप इसमें मिली भगत है जी। और कहीं दोषियों को ये लोग बचाने का काम कर रहे हैं जी। जो काफी इसमें इतनी बड़ी घटना को इन्होंने अंजाम दिया। वंश, लगभग कितना लेन देन बकाया था जिसको लेकर मौत के घाट उतार दिया? ये 2.5 लाख रुपए का लेन देन था, जिसमें जो है पिताजी ने मैं ठेके से ये उक्त व्यक्ति से ठेका लेकर काम कर रहे थे जी। जो पिछले 5-6 महीने से काम चल रहा था। बिल्कुल। वंश, अब आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई इस मामले को लेकर चाहते हैं? क्या प्रशासनिक रवैये से आप पूरी तरीके से जिस तरीके की कार्रवाई होती नजर आ रही है, आप संतोष है? आपको इस कार्रवाई से संतुष्टि है? कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, दहशत में है परिवार मेरा जी। और जो ये लोग हैं दबंग लोग हैं और मेरा परिवार दहशत में है। डर है कहीं हमारे साथ कोई और ये अनहोनी ना कर दे। और प्रोटेक्शन के लिए कोई मांग की आपने? ठीक है, संपर्क टूट गया है। हमारे साथ ये मृतक के बेटे वंश जुड़े हुए थे जिन्होंने साफ साफ सवालों के जवाब दिए हैं कि 2.5 लाख का लेन देन था, ठेके में ये काम दिया गया था और यही मजदूरी जब मांगने के लिए ये गए तो जो आरोपी विजय पाल जी हैं उन्होंने पूरी एक तरीके से प्रशासनिक अमले से मिली भगत कर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, हत्या कर दी और फिर खुद ही सूचना देते हैं परिवार को कि आत्महत्या कर ली है। तो इस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है जैसा कि हम फिल्मों में देखते थे और अब ये फिल्मों में जो देखते थे वो जमीनी हकीकत में नजर आ रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं मेरठ की इस घटना को लेकर और सवाल कानून व्यवस्था को लेकर कि किस तरीके से अपराधियों के साथ संलिप्त हो जाता है प्रशासनिक अमला और इसी के तहत अब किसे अपराधी माना जाए, प्रशासनिक अमले को या फिर जो घटना को अंजाम दे रहा है उसे। यह भी जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता नजर आ रहा है। दर्शकों की राय भी ऐसे मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ लगातार सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मुमताज आलम जी का रुख करेंगे। मुमताज जी, ये पूरी हकीकत आपने एक पीड़ित की जुबानी सुनी, अब खुद डरा हुआ है परिवार, पूरा सहमा हुआ है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, वापस से मुमताज आलम जी का रुख करेंगे। उससे पहले समाजसेवी परमित जॉनसन भी जुड़ चुके हैं। आपकी प्रतिक्रिया भी इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। कहां जा रही है इंसानियत? आज समाज में इंसानियत बची भी है या पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए मैडम जी, ये घटना, इसके मृतक के बेटे के जो मैंने बयान सुने हैं उसे देखकर बहुत दिल भर आया। किस तरीके से एक परिवार, एक दलित परिवार का व्यक्ति जो अपने परिवार को पाल रहा था, मजदूरी करके अपने जीवन यापन कर रहा था, उसकी किस तरीके से अपनी मजदूरी मांगने पर जान ले ली जाती है। ये इस बात का साफ उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अभी मेरठ की कुछ दिन पहले की घटना है कि 5 लोग बिहार से यहाँ पर मजदूरी करने आते हैं और उनसे पटाखे बनवाए जाते हैं और पटाखों की फैक्ट्री में विस्फोट होने के कारण पूरी फैक्ट्री पूरी जमीन दोज हो जाती है और 5 लोग वहां भी प्रशासनिक लापरवाही थी।
बिल्कुल प्रशासनिक लापरवाही थी। इनकी नजर में गरीब की, इस सरकार की नजर में गरीब की जान की कीमत 2 कौड़ी की हो चुकी है। मैडम, कोई किसी को कहीं मार दे, कोई किसी को का गला काट दे, रोजाना यही हो रहा है हर जिले में। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसे राम राज्य बता रहे थे, इन्हें शर्म आनी चाहिए। राम राज्य ये होता है कि गरीब भी अमीर भी सब बराबर होते हैं राम राज्य में। माँ बहनों की इज्जत होती है, बहन बेटियों की इज्जत होती है, बुजुर्गों की इज्जत होती है राम राज्य में। मैं भाजपा के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं, आप, ये कोई राम राज्य नहीं है, ये तो गुंडा राज है, जंगल राज है। समाजवादी पार्टी की सरकार जंगल राज पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान भी रहा, विपक्ष में जो रहा वो आरोप लगाता रहा। आज सत्ता जनता ने नकारा पूर्ववर्ती सरकार को और सत्ता में बीजेपी है। बीजेपी भी आज यही कह रही है कि आंकड़ों के आधार पे जंगल राज कम हुआ, लेकिन आम जनता से पूछो वो हकीकत बयां करेगी। हमारे साथ परमीत जी जुड़े हुए हैं। परमीत जी, आपकी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर। इंसानियत जिंदा है या मर गई? अनम्यूट करिएगा। सोनी जी, मैं इस बात को इस प्रकार से कहना चाहूंगा कि इसका राजनीतिक दृष्टिकोण जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इसका दोषी है, परंतु सबसे पहले हमें इसका एक प्रशासनिक दौर भी देखने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं जब झगड़ा चल रहा था, तो जब हमने अभी मृतक के बेटे की ऑडियो सुनी, तो उसमें ये बात सुनाई दे रही है कि ये झगड़ा एक दिन का झगड़ा नहीं था, ये 4-5 महीने से पेमेंट्स की लेन देन को लेकर चीजें चल रही थी। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से दोषी है कि अगर सही समय रहते सही कार्रवाई अगर कर दी जाती तो इसका आज ये नौबत नहीं आती, किसी घर में एक व्यक्ति को इस दुनिया से जाने की नौबत नहीं आती। ये बड़ी घटनाओं को कंट्रोल किया जा सकता है अगर समय रहते ही इस पे नियंत्रण कर लिया जाए। हाँ, इसका एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण भी नजर आता है, परंतु मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही ज्यादा है कि झगड़े में उन्हें भनक थी, पर उन्होंने इतनी सतर्कता से काम नहीं किया जितनी सतर्कता की जरूरत थी। बिल्कुल। एक बार अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। राजू शर्मा, जिस तरीके से पीड़ित जो मृतक का बेटा हमारे साथ जुड़ा हुआ था वंश, उसका कहना था कि अब हमारा पूरा परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, यानी कि डर उन दबंगों का है जिन्होंने उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया। तो अब इसी तरीके का डर सता रहा है। क्या किसी तरीके की कोई प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, देखिए, डर सताना लाजमी भी है, क्योंकि जिस परिवार से उसके मुखिया का जो हाथ है वो उठ जाए, कट जाए, तो कहीं ना कहीं डरना भी लाजमी है। क्योंकि जिस तरह से निर्मम तरीके से राजमिस्त्री की हत्या की गई, वो भी दलित राजमिस्त्री की हत्या की गई, और हत्या को आत्महत्या के रूप में तब्दील करने का भी प्रयास किया गया, तो कहीं ना कहीं उस पूरी घटना के होने से जो पीड़ित परिवार है वो डरा सहमा है और सुरक्षा की मांग कर रहा है। आज इस पूरे मामले में मेरठ के कई राजनीतिक संगठनों ने भी, कई समाजसेवी संगठनों ने भी एसएसपी और डीएम कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और मांग की कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, नहीं तो जो दबंग परिवार है, आरोपी पक्ष, वो पीड़ित परिवार को भी मौत के घाट उतार देगा इसी निर्मम तरीके से। इन तमाम मांगों को लेकर आज एसएसपी और कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही मांग की गई थी कि पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और लगभग 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। तो तमाम मांगों को लेकर आज जो समाजसेवी संगठन है और कई राजनीतिक जो पार्टी है वो आज कलेक्ट्रेट पहुंची थी और धरना प्रदर्शन किया। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से इसमें कोई भी अहम कदम नहीं उठाया गया है। पीड़ित परिवार को कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। फिलहाल जो आश्वासन है वो बेशक पीड़ित परिवार को और जो समाजसेवी संगठन आज ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे उन्हें दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया राजू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि किसी भी तरीके का कोई प्रोटेक्शन या प्रशासनिक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। ये बात अलग है कि इस घटना के बाद जो ये पीड़ित परिवार है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है और उसे डर है कि कहीं दबंगों की तरफ से कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा लिया जाए, क्योंकि प्रशासनिक अब खौफ बचा नहीं है दबंगों के जहन में और इसीलिए आपराधिक घटनाएं सामने आती हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता भी। अंकित चौधरी जी का रुख करेंगे। अंकित जी, आपने सुना कि जो मृतक का बेटा है उसने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि ये जो आरोपी विजय पाल जी हैं जिन्होंने मौत के घाट उतार दिया मिस्त्री को,
जो मजदूर था, जो अपनी मजदूरी लेने के लिए गया हुआ था, और इसमें प्रशासनिक संलिप्तता भी नजर आ रही है, तो कैसे इंसाफ मिलेगा किसी पीड़ित को? सोनी जी, मैं दोबारा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये जो मजदूर परिवार था, इन्होंने इससे पहले कहीं थाने में तहरीर दी हो और अगर किसी भी थानेदार ने कार्रवाई ना करी हो, तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा दूसरा विषय जो उसके बेटे कह रहे घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, मेरा भी आवास मेरठ के अंदर ही है और मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता कहीं अगर जाएंगे, लगातार इनके परिवार के साथ संपर्क में है, लगातार बात कर रहे हैं, कहीं भी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी। और दूसरी बात, जैसे अभी समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा कि गरीबियों की तरफ ध्यान नहीं है, गरीबियों की तरफ ध्यान अगर किसी पार्टी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कैसे गरीब भूखा ना सोए इसकी जिम्मेदारी ली तो खाने के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने ली। कैसे गरीब जो शौचालय की जगह खेतों में जाते थे, कैसे घर में शौच बने उसकी जिम्मेदारी ली तो भारतीय जनता पार्टी ने ली। कैसे गरीब के सर पे छत आए अगर उसकी जिम्मेदारी ली तो भारतीय जनता पार्टी ने ली। सोनी जी एक मिनट, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो घटना हुई है दिल को झंझोकर बिल्कुल करने वाली घटना है, इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और यदि मैं फिर आपके सम्मानित चैनल कहता हूं, इसमें किसी भी अधिकारी की 1% भी कोई गलती पाई गई तो मैं कह रहा हूं 24 से 48 घंटे में वो अधिकारी हो या फिर उनको थाने का इंस्पेक्टर हो नहीं रहेगा। लेकिन आप इसके साथ साथ देखिए, इसमें तुरंत ही कार्रवाई हो गई। लोगों ने कहा हाथों हाथ गिरफ्तारी हुई है, सबको गिरफ्तार करा गया है, जेल भेज दिया गया, बाकी काम कानून का है। पुलिस का जो काम था जेल पकड़ के जेल भेज दिया गया है, आगे काम माननीय अदालत का है, उसमें हम अपनी तरफ से भी एक वकील करेंगे ताकि इन दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो और फांसी के फंदे में पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ करेंगे। चलिए, ये आश्वासन है बीजेपी प्रवक्ता का, जो कि जहां की ये घटना है वहीं के प्रतिनिधि हैं, और ये आश्वासन बड़ा आश्वासन है क्योंकि 24 से 48 घंटे के अंदर एक त्वरित कार्रवाई और एक पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना बड़ी बात है। मुमताज जी कुछ कहेंगे? मैडम मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कातिलों घर पे बिल्डोजर कब तक पहुंच रहा है? बात बात में बिल्डोजर चलाने वाले, एक जाति धर्म देख के बिल्डोजर चलाने वाले लोग, इन्हें माफी मांगनी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। हाँ कि गरीब की हत्या हुई है, मजदूरी मांगने पर हत्या हुई है, हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इंस्पेक्टर नहीं रहेगा, दरोगा नहीं रहेगा। अरे इसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी भी हैं, डीजीपी साहब हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उन पे कब रासुका लगेगी? कब तक उनके घर पे बिल्डोजर पहुंचेगा? क्या बिल्डोजर एक ही समुदाय के लिए, क्या एक ही धर्म के लिए होता है बिल्डोजर? कहां है आप योगी जी का बिल्डोजर? कहां है वो बिल्डोजर जो दुबे के घर पे बिल्डोजर चला था? दुबे क्या मुस्लिम से आता था? अरे नहीं रात दुबे को छोड़िए, बात कर दो यार। मेरठ में जो भी माफिया की फैक्ट्री में लोहियानगर में क्या हुआ है? अगर आप मेरठ के रहने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लोहियानगर में क्या हुआ है। सरकार में नहीं, आप मेरठ के रहने वाले हैं तो लोहियानगर में क्या हुआ है? आप लोग टिकट देते थे, नेता बनाते थे, ठीक है बस। मुमताज जी आश्वासन दिया है ना कि 24 से 48 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाएगी, और जो आरोपी थे 6 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। हाँ, ये घटना घटित होने से पहले रोकी जा सकती थी, जो कि नहीं रोकी गई, क्योंकि किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाएगा। अंकित चौधरी जी का ये आश्वासन है, देखते हैं इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया जाता है और किस तरीके से कार्रवाई होती है और इस पीड़ित को इंसाफ कैसे मिलता है, और क्या कुछ उम्मीद, क्योंकि बहुत है कि न्याय मिलेगा और डर भी है। जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए थे वंश जी, उन्होंने कहा, तो ये देखना होगा। हमारे साथ अवनीश काजला जी भी जुड़े हुए हैं। अवनीश जी आपका रुख करेंगे, जो आश्वासन अंकित जी ने दिया, क्या लगता है कार्रवाई होगी इस मामले को लेकर या खाना पूर्ति? अभी तक तो कार्रवाई होने, अगर सरकार अवनीश जी आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है,
वापस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये घटनाक्रम बेहद विभत्स घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहां पर इस तरीके से मौत को अंजाम दिया गया कि रूह कांप जाए, पैरों में कीलें ठोकी गई और लाश को टांग दिया गया, बांध दिया गया, इस तरीके से यातनाएं दी गई और मौत के घाट उतारा गया। और ये कहा जाए कि आज जिस तरीके से राह चलते कोई भी घटनाक्रम सामने आता है तो सबसे अहम बात कि मानवीय संवेदनाएं भी पूरी तरीके से खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी अपराध को रोकने की कोशिश नहीं करता है। और अपराध इसलिए भी बढ़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि अपराधियों के जहन में इस बात का डर भी खत्म हो चुका है कि कोई मुझे रोकेगा या रोकने का प्रयास करेगा। प्रशासनिक अमला तो पूरा मदमस्त है, अपनी धुन में है, वो किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि अगर ठोस कार्रवाई होती अपराधियों के खिलाफ तो ये आए दिन ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती। अवनीश जी, वापस से आपका रुख करेंगे। जी, इस आश्वासन से क्या उम्मीद नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर अब तक कार्रवाई होती तो ये घटनाएं रोज आए दिन नहीं होती। देखिए, कब तक हम संवेदना से काम चलाएंगे, कब तक कार्रवाई के नाम पर हम ये बचते रहेंगे कि इन घटनाओं से हम कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार को अगर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना है अपराध पे, तो सरकार को दो तरीके से नहीं चलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग घटनाक्रम में शामिल होते हैं, उन पे क्या कार्रवाई आज तक हुई? इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत। अभी पिछले दिनों जो बम ब्लास्ट हुआ था, वो किस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं? मेरठ में एक लड़की के साथ, किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ, वो कौन सी पार्टी के जुड़े हुए लोगों का नाम आता है? क्या वो गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए? क्या आप इसी तरीके से कार्रवाई करते हो और मुकदमों में भी? तो दो दोहरी मापदंड नहीं होने चाहिए। किसी भी घटना पर आप अगर कोई अपराधी है तो उसे ये कह के नहीं बचा जा सकता कि इसमें जांच चल रही है। आप अगर किसी अन्य घटना में एकदम कार्रवाई करते हैं तो पहले कार्रवाई करो और उसके बाद उस मामले की जांच करते हो, जिससे कि उनके मन में, लोगों के मन में डर रहे और सरकार के प्रति भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में साफगोई नजर आनी चाहिए। अंकित जी, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी कुछ जो घटनाएं पिछले दिनों हुई एक के बाद एक, मेरठ से ही कई घटनाएं सामने आई जिसको लेकर हमने चर्चा की, तो वाकई प्रशासनिक अमले को लेकर, उसकी कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये उठ रहे हैं। आम जनता भी इस बात को कह रही है कि कानूनी जो इकबाल है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? नहीं सोनी जी, दोहरा मापदंड कभी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और करनी और कथनी में कभी कोई अंतर नहीं रहता। आप लगातार देखें, जैसे अवनीश जी ने कहा अभी कि ऐसा क्यों लोग, जिन जिन लोगों पे भी अभी तक जो भी दोषी पाए गए, आप लगातार देखिए, लगातार हर दूसरे दिन कोई ना कोई अपराधी या तो जेल के पीछे जा रहा है या पुलिस द्वारा गोली से मारा जा रहा है। आप अभी गाजियाबाद में देखिए, एक डकैत की हाथों हाथ 2 दिन पहले ही घटना और 2 दिन बाद उसका एनकाउंटर में मारा गया है। ऐसा नहीं है, नहीं हो रहा। लेकिन मैं सोनी जी, मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं आपके सम्मानित चैनल से, जो लोग अपराधी हैं उन पे तो सरकार ने नकेल कस दी है, लेकिन जो एक मेरे और आपके सामने रहने वाले पड़ोसी हैं, उसकी मानसिकता कब बदल जाए, इसमें आप, मैं, ये सरकार क्या कर देगी। लेकिन रहा पुलिस का सवाल, मैं फिर कहता हूं, पुलिस का सवाल, आप सरकार और पुलिस की कार्रवाई देखो तो पुलिस की बहुत जल्दी कार्रवाई होगी, सबके सब लगभग पकड़ लिए गए हैं और उन पर कठोरतम कार्रवाई रहेगी। और रही अभी जो दलित की बात आई, अभी पीछे एक मामला, क्या नाम है, मेडिकल कॉलेज में हुआ, डॉक्टर द्वारा पिटाई पे, उसमें भी अगर मुकदमा करवाया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाके SC/ST एक्ट में उठवाया। बाकी ये लोग कहां से दलितों से प्रेम करते हैं, ये कहीं दिखाई भी नहीं देते हैं। ये केवल या तो यहाँ डिवाइड पे दिखाई देंगे या ज्ञापन देंगे, और उसके अलावा कभी दलितों के बीच में जाते हैं क्या, कभी उनके पास बैठते हैं क्या, दुख दर्द समझते हैं क्या? लेकिन यहाँ डिबेट में बैठेंगे, ज्ञापन देके फिर राजनीति करके वापस चले जाएंगे। हम लोग दलितों के बीच में बैठते हैं, दलितों के बीच में खाना खाते हैं, उनकी समस्याओं से अवगत होते हैं और अपनी तरीके, अपनी जो चीजें हैं, कैसे आप लोग उनका लाभ उठाए, इन सबके बीच में जाते हैं। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं, हम पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार इन पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा है, और यदि इसमें कोई भी पुलिस वाला या कोई भी अन्य व्यक्ति अगर इसमें मिलीभगत पाया जाता है तो मैं फिर दोबारा आपकी बात में फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, इसमें ठीक है, इसमें क्या कार्रवाई होगी वो तो फिलहाल देखना होगा, क्योंकि आश्वासन तो बहुत मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या सामने आएगा उस पर नजर रहेगी। मुमताज जी, पिछड़ा वर्ग और दलित
का अगर जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी भी बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को, जाति विशेष के मुद्दे को उठाती है और यहां पर इस घटना को लेकर भी आरोप और प्रत्यारोप नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि ये मायने रखता है? जाति वर्ग विशेष का अगर जिक्र करें यहां पर तो ये अपराध बड़ा है या फिर जाति बड़ी है? देखिए मैडम, जाति के जिक्र करना यूं जरूरी है। दलित समाज के साथ में जो भेदभाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी उल्टे सीधे दावे कर रही है कि हमने दलित समाज की जिंदगी बदल दी, हमने ये कर दिया दलितों के लिए, हमने पिछड़ों के लिए कर दिया, तो ऐसी घटनाएं उस हकीकत को बयान करती हैं कि दलितों के साथ आपका कहना है ये सत्ता पक्ष की तरफ से इंटेंशन के साथ किया जा रहा है? नहीं मैडम, सत्ता के झूठे दो दावे किए जा रहे हैं, खोखले दावे किए जा रहे हैं, अपराध रोकने की बात की जा रही है, दलित बहुत सुरक्षित हैं, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, छात्र छात्राएं बहुत सुरक्षित हैं, वो दावे खोखले और झूठे साबित हो रहे हैं। प्रदेश में कहीं कोई अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार अपराध बढ़ रहा है। पूरे जिले मेरठ में आप रोजाना सुबह को अखबार उठा के देखिए, कोई दिन खाली जा रहा है जो हत्या की कोई ना कोई घटना पूरे जिले में नहीं हो रही और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो दलित के साथ में तो बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, इस सरकार में हो रहा है, दलितों के साथ, किसानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, पिछड़ों के साथ, कोई वर्ग नहीं बचा हुआ है। ये सरकार सिर्फ जनता का बेवकूफ बनाने का काम कर रही है और जनता को लूटने का काम कर रही है। चलिए, जनता को बेवकूफ और लूटने का काम कर रही है, राजनीति चरम पर। और इसी जाति वर्ग विशेष के मुद्दे को लेकर आप लोग आम जनता के बीच पहुंचते हैं। आगे 2024 से पहले विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। इस लिहाज से भी क्या नहीं लगता कि ऐसी घटनाओं को थमना चाहिए या प्रशासनिक अमले की जो भूमिका है वो गंभीर होनी चाहिए? मुमताज जी। जी मैडम, राजनीति से परे सोचने की जरूरत है, क्या आपको नहीं लगता? मैडम, समाजवादी पार्टी कभी राजनीति, ऐसी चीजों पर राजनीति नहीं करती है, लेकिन जब किसी के साथ अन्याय होगा, किसी के साथ नाइंसाफी होगी, तो समाजवादी पार्टी सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात करने की क्षमता रखती है। समाजवादी पार्टी का वर्कर इस जालिम हुकूमत से सवाल करने का ताकत रखता है अपने अंदर। चलिए अंकित जी, जालिम हुकूमत हो गई है। सोनी जी, जो इनका प्रेम दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ों के खिलाफ या महिलाओं के प्यार या छात्र छात्राओं के खिलाफ पक्ष में जो उमड़ रहा है, क्या इनसे पूछेंगे क्या अभी तक समाजवादी का कोई भी व्यक्ति उनके घर परिवार पे मिलने गया है? क्या आज से पहले दलितों पर कोई अत्याचार हुआ हो? इनकी सरकार में क्या स्थिति होती थी? आज ही धरना दे रहे थे कमिश्नरी पार्क में, समाजवादी पार्टी के लोग वहीं मौजूद थे। सुनिए, ठीक है, सपा कर रही थी, पहले सुन लीजिए एक बार। मैं भी मेरठ में रहने वाला हूँ, आप भी मेरठ के रहने वाले। समाजवादी पार्टी के लोग ही मौजूद थे वहां पर। सम्मानित चैनल नहीं, कभी किसी दलित के यहाँ खाना खा के आए हो कि दलितों की बात करते हैं? एक दलित के यहाँ बताओ तो खाना खा के गए हो? किसी भी दलित बस्ती में रात बिताई है क्या? उनका दुख दर्द समझा है क्या? भैया हम तो रहते दलितों के बीच में हैं। कभी समझा है क्या? जमीनी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। बात यहाँ खाना खाने की, रात गुजारने की है ही नहीं। यहाँ पर आप लोग पता है वोट बैंक की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है। मुमताज जी और अंकित जी जी नहीं, सोनी जी, मेरा विषय ये तो कायदे में जहां राजनीति वोट बैंक की होनी भी नहीं चाहिए जी। जिस घर में कोई व्यक्ति गया है, जिसकी उंगली कटती है, दर्द केवल उसे ही होता है। बिल्कुल ठीक। और मुझे पता है कि जिसके घर से कोई गया है, ये जब इन्होंने चालू करी तो मैंने इसके जवाब दिए हैं। केवल मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए कहा, और जब आरोप लगेंगे तो उनका जवाब भी देना पड़ता है। बिल्कुल अंकित जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन बात यही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सख्ती बरत रहे हैं। आपने भी देखी ये बात, और वो मीटिंग्स भी लेते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं, ये क्यों नजरअंदाज करते हैं? उस सख्ती को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिसका खामियाजा आने वाले समय में सत्ताधारियों को भुगतना पड़ सकता है, शासन पक्ष को भुगतना पड़ सकता है। मानते हैं इस बात को? ये आपकी बात ठीक है कई बार, लेकिन मैं कहता हूं जिलों में जो भी कप्तान या जिस भी डीएम को जिम्मेदारी दी है, वो सब लोग बहुत ही काबिल हैं। दूसरा, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार सुबह और शाम दोनों टाइम चेकिंग चल रही है।
लेकिन मैं फिर आपसे समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस तरीके की घटनाएं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ी करती हैं और ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, चश्मदीद अंधा बना, बहरा सुने दलील, झूठों का है दबदबा, सच्चे हुए जलील। इस तरीके के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। जनहित में फिलहाल बस इतना ही।